अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम आबिद अंदिली है। आज हम सुप्रीम कोर्ट के दो केसेस के हवाले से वीडियो के पहले हिस्से में बात करेंगे और आखिरी हिस्से में जो है वो इकॉनमी पे बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में आज एक इम्पॉर्टेंट केस था नई गज डैम के हवाले से। ये सिंध में एक डैम बनने जा रहा है। तकरीबन 2009 से इसका काम शुरू हुआ था, लेकिन अभी तक जो है ये डैम सिर्फ 51% ही मुकम्मल हो पाया है। तो इसकी जो बैकग्राउंड है ये था कि पहले ये तय हुआ था कि 4% जो है वो सिंध गवर्नमेंट इस पे इन्वेस्ट करेगी और बाकी 96% जो होगा वो वफाक इस पे इन्वेस्ट करेगा। लेकिन कुछ कानूनी तनाज़ात थे, क्लैशेस की वजह से ये मामला इकनिक में चला गया। तो इकनिक ने इस पे ये फैसला दिया कि 50% जो है वो वफाक देगा और 50% जो है वो अब सिंध लगाएगा, तो तब ये प्रोजेक्ट जो है वो मुकम्मल होगा। तो इस पे जैसे अजमत सईद शेख साहब ने पूछा कि बताएं क्या मसला है, आप क्यों नहीं ये डैम मुकम्मल करना चाहते, सिंध गवर्नमेंट इसमें क्यों मुखलिस नहीं है इतने अरसे से, आखिर ये प्रोजेक्ट इतना मुकम्मल होने के बाद जो है वो बंद पड़ा हुआ है। बताएं हमें कि पानी इसका कहाँ जाना है, इस डैम ने कहाँ बनना है। तो उनके वकील ने कहा जी कि इस डैम ने जो है वो दादू में बनना है और इसके पानी ने भी डेफिनेटली अजमत सईद शेख साहब ने पूछा क्या इसका पानी पंजाब में आएगा, क्या इसका पानी बलूचिस्तान में आएगा। तो वकील ने कहा नहीं सर, इसका पानी भी सिंध में जाएगा। तो अजमत सईद शेख साहब ने कहा कि ठीक है, अगर इसका पानी सिंध में ही जाएगा, जब सिंध की धरती के वारिस ही अपने लोगों को साफ पानी नहीं देना चाहते, जब वो खुद ही ये नहीं चाहते कि पानी जो है वो लोगों को तक मिले, तो फिर हम उस पर हम क्या कर सकते हैं। तो इतने में फिर जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने पूछा कि इसकी कास्ट तो बताएं हमें ज़रा कि कितनी कास्ट है इसकी, इस प्रोजेक्ट की इस वक्त करंट स्टेटस इसका क्या है। तो अदालत को बताया गया कि ये प्रोजेक्ट जो है वो 2009 में शुरू हुआ था और उस वक्त इसकी जो कास्ट थी वो तकरीबन 6 बिलियन थी। लेकिन अब ये प्रोजेक्ट जो है वो तकरीबन 51% तकरीबन मुकम्मल हुआ है, लेकिन इसकी कास्ट जो है अब इस डिले की वजह से तकरीबन 25 बिलियन पे पहुँच चुकी है। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगाएं, आज ये जो शोर मचाया जाता है कि किधर जाता है पैसा, डॉलर बढ़ जाता है और क्यों आपको IMF के पास भागना पड़ता है। तो इस तरह की जो एम्बेजलमेंट्स होती हैं, इस तरह के जो खांचे लगाए जाते हैं, इस तरह के जो है वो कट लगाए जाते हैं, कमीशन लिए जाते हैं, प्रोजेक्ट डिले करके उसकी कास्ट को बढ़ाया जाता है, तो डेफिनेटली ये पैसे दिए जाते हैं। तो फिर अदालत ने पूछा कि बताइए अभी ये 51% अगर ये मुकम्मल हो चुका हुआ है तो इसको कबाहत क्या है बनाने में, इसको मुकम्मल करने में क्या कबाहत है। तो वकील के पास कोई जवाब नहीं था। तो फिर अजमत शेख साहब ने कि आप इकनिक के फैसले पे अमल दरामद करना चाहते हैं या नहीं चाहते, हमें दो टोक जवाब दे दें, क्योंकि नाज़रीन ये केस काफ़ी अरसे से चल रहा है। तो फिर उनके वकील ने कहा कि सर अब जो है इसमें कुछ कानूनी पेचीदगियाँ हैं, आप जो है वो सेक्रेटरी इरिगेशन जो है इस पर ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो फिर अजमत सईद से हमने ये कहा कि ठीक है, हम इस पर तलब करते हैं। चीफ सेक्रेटरी को भी तलब किया गया और सेक्रेटरी फाइनेंस को तलब किया, सेक्रेटरी इरिगेशन को तलब किया और फिर उन्होंने कहा कि ये लोग आए हमें जवाब दें, ये क्यों नहीं अपने लोगों को साफ पानी देना चाहते। तो फैसल कुरैशी साहब थे, फैसल कुरैशी साहब से पूछा गया, ये भी वकील हैं। फैसल कुरैशी साहब ने कहा कि ना इस वक्त जो है वो सिंध में स्टंटिंग ग्रोथ है, बच्चे गंदे पानी की वजह से, आलूदा पानी की वजह से बीमार पैदा हो रहे हैं और बहुत सारे बच्चे माओं के पेट में ही जो है वो मर जाते हैं। ये सूरत हाल है, इसके बावजूद भी सिंध हुकूमत जो है वो पानी साफ पानी देने के लिए तैयार नहीं है। तो अजमत सईद शेख साहब ने कहा कि ठीक है, फिर लोग कोक पिएं, फिर लोग पेप्सी पिएं, अगर आप उनको साफ पानी नहीं दे सकते, वो सही ऐसे ही मरते रहें। तो दूसरा केस था नाजरीन राव अनवार के हवाले से। राव अनवार की आज चूँकि वो इनका नाम ECL पे है, तो राव अनवार की दरख्वास्त थी कि इसका नाम जो है ECL से रिमूव किया जाए। चूँकि पहले भी एक दफ़ा ये दरख्वास्त इन्होंने दी थी सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको मुस्तरद कर दिया था, उसका नाम ECL पे ही रखा था। तो आज उसका बेसिकली रिव्यू था। तो उनके वकील आए राव अनवार साहब के, तो उन्होंने कहा कि सर इस तरह मैं जो है मैं शहरी हूँ, आज़ाद शहरी हूँ, मेरा हक़ है मैं मूव करूँ और मुझे जो है ना वो मेरा नाम ECL से हटाया जाए, तो मैंने बाहर जाना है। तो उमर अता बिनियाज साहब ने कहा जी कि आप क्यों बाहर जाना चाहते हैं, आपका क्या कारोबार है बाहर, आपको बाहर क्यों जाना है आपने। तो उनके वकील ने कहा जी कि इनकी जो मेरे मुक्कल है, इनकी बेटी की मंगनी है, इनकी फैमिली चूँकि बाहर है, तो इसलिए जो है ना हमें बाहर जाना है, तो हमें बाहर जाने की इजाज़त दी जाए। और कानून भी हमें इस बात की इजाज़त देता है कि हम किसी भी आज़ाद शहरी का जो बुनियादी हक़ है वो ट्रेवल कर सकता है। तो फिर चूँकि राव अनवार का केस आपको पता है एक बड़ा इसी एक राव अनवार की जो है वो रद्द-ए-अमल में एक बड़ी तहरीक जो है वो उठी हुई है PTM के नाम से। तो फिर इस पे पूछा उमर अता बिनियाज साहब ने कि बताएं इस पे कितने मुकदमात हैं राव अनवार पे, इसके अलावा भी कोई मुकदमा है, इसके अलावा भी इसका कोई ट्रायल चल रहा है। तो उनके वकील ने कहा कि नहीं सर इसके अलावा तो इन पे कोई मुकदमा नहीं है। तो इतने में फैसल कुरैशी साहब थे अगेन, ये इन्होंने कहा कि नहीं राव अनवार साहब पे जो है ना आमदन से ज़ायद
जाएं, दसासों का केस चल रहा है और इसके अलावा भी इन पे कोई इंक्वायरीज हैं तो वो भी चल रही हैं। तो फिर इस पे उमर रज़ा बिन साहब ने कहा कि ठीक है, हम इसका जो है वो पूछेंगे, पुलिस से पूछेंगे कि इसका एक्चुअल स्टेटस क्या है। और फिर इसमें उमर रज़ा बिन साहब ने कहा कि आप वो पहली दरख्वास्त तो दें जब आपने पहली दरख्वास्त दी थी सील पर से इनका नाम हटाने की। तो जब वो रिकॉर्ड देखा गया तो वो दरख्वास्त जो है वो रिकॉर्ड में नहीं थी। तो इतने में फैसल कुरैशी साहब ने कहा कि सर उस वक्त जो है इनका नाम जब ECL पे हमने डाला था उस वक्त जो है कुछ और सर्कमस्टांसेस थे। तो उमर रज़ा बिन साहब ने पूछा कि आपका जो मौक्किल है राव अनवार के वकील को, कि अभी वो उस वक्त जो है वो भाग गया था, जब वो छुप गया था तो क्या वो पुलिस ऑफिसर था? तो उसने कहा जी सर बिल्कुल पुलिस ऑफिसर था। तो इसने फिर जो फैसल कुरैशी साहब थे उन्होंने इस बात की वजाहत की कि उस वक्त जो है वो काफ़ी अरसे तक वो छुपे रहे, रोपोश रहे, उनको अदालतें ढूंढती रही, उनको अदालतें बार बार तलब करती रही, इसके बावजूद भी जो है उन्होंने अदालत में गिरफ्तारी नहीं दी। तो इस यही वजह थी जो है ना वो उस वक्त वो भाग गए थे, वो छुप गए थे, इसलिए उनका नाम ECL पे डाला था। तो उन्होंने कहा जी पहली दरख्वास्त दिखाएं। तो पहली दरख्वास्त क्योंकि उनको रिकॉर्ड पे नहीं थी, उस रिकॉर्ड से गायब थी, तो उन्होंने कहा जी ठीक है आप जो है दोबारा दरख्वास्त दायर करें, इस पे हम देखेंगे, हम फैसला करेंगे। तो कानूनी तौर पे भी हम देखेंगे क्या क्या पेचीदगियाँ इसमें हायल हो सकती हैं। ये दो इंपॉर्टेंट केसेस थे नाज़रीन। आखिरी हिस्से में मैंने कहा कि बात करेंगे, आज डॉलर की बात हो रही है, पाकिस्तान की मईशत की बात हो रही है, अपोजिशन बड़ा शोर मचा रही है, एमनेस्टी स्कीम लाई है तो उस पर भी शोर मचा रही है कि वही हमारी एमनेस्टी स्कीम थी और इस वक्त जो है ना डॉलर बहुत महंगा हो रहा है। नाज़रीन कुछ मैं आपको असूल बताता हूँ, पाकिस्तान पे हुकूमत करना कितना मुश्किल काम है एक ऐसे वक्त में जब आपके सिविल और मिलिट्री रिलेशंस बड़े आइडियल हों। तो ये चीज़ जो इंटरनेशनल प्लेयर्स मार्केट में बैठे होते हैं वो कभी भी अफोर्ड नहीं करते। पाकिस्तान की एक तारीख है, बहुत कम लोग होते हैं जो आपको इस हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में चीज़ें बताते हैं कि किस तरह से आलमी इदारे इन्फ्लुएंस करते हैं पाकिस्तान को, किस तरह से उनको पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो खटकती है, किस तरह से वो पाकिस्तानी फ़ौज और सिविल इदारों के दरमियान जो है वो तसादम की फ़ज़ा को जो है ना वो मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं। ये ऐसे एकदम नहीं होता। 3-4 बड़े फैक्टर हैं जिसकी वजह से इस वक्त मार्केट में जो है ना ये क्राइसिस पैदा किया जा रहा है। मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ, जो मेरे एक्सपर्ट से बात होती है कल मेरी ख्वाहिश है कि हम इस पे वीडियो भी बनाएंगे कि क्या वजह है, किस तरह से जो है ना वो पॉलिटिकल फोर्सेस, इंटरनेशनल पॉलिटिकल फोर्सेस जो है पाकिस्तान के डॉलर को या पाकिस्तान की इकॉनमी को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करती हैं या पाकिस्तान की पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करती है। अगर आपको याद हो डॉन लीक्स भी उसी की एक कड़ी थी, उसी जैसे हालात अब भी हैं, अब भी पैदा करने की कोशिश की जा रही है इस वक्त। चूँकि एक आइडियल रिलेशन है पाकिस्तान मिलिट्री फोर्सेस का और गवर्नमेंट का, तो ये कभी भी अमेरिका नहीं चाहता, कभी भी इंडिया नहीं चाहता, कभी भी इंटरनेशनल प्लेयर जिनके मफादात होते हैं इस खित्ते में वो कभी भी इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो एक बात तो ये है, जितने भी बड़े इदारे हैं उनके पास से IMF जो है हमेशा अमेरिका की घर की लौंडी है, जिस तरह से अमेरिका चाहता है, अमेरिका को उस पर इन्फ्लुएंस है और वो उसको मैनेज करता है। इकॉनमी की वार है, बुनियादी तौर पे क्या चीज़ है, इकॉनमी की वार है। और अब ये जो वार है इसके मुख्तलिफ चेहरे हैं, ये मल्टी फेसिटेड वार है। ये ऐसा नहीं है कि पहले आप आते थे और आप पे जंग मुसल्लत कर दी जाती थी जिस तरह अफगानिस्तान में हुआ, जाए जिस तरह भी हम वार एंड टेरर हमने लड़ी। अब ये हाइब्रिड वार है, इसको कहते हैं 4th और 5th जनरेशन वार। ये एक मल्टी फेसिटेड वार होती है, इसके बहुत सारे चेहरे होते हैं, इसकी बहुत सारी जहतें होती हैं। तो उनमें एक जो जहत है वो ये भी है कि पाकिस्तान की इकॉनमी को या पाकिस्तान की सिविलियन जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है उसके अंदर इतना ज़्यादा जो है वो ट्रस्ट डेफिसिट पैदा किया जाए, इतना ज़्यादा उनके अंदर गैर यकीनी सूरत हाल पैदा की जाए कि जो है ना वो शोर मचाना शुरू कर दें। जिस तरह ये दुनिया में होता है, दुनिया में जिस तरह पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को जो है वो क्रिएट किया जाता है, डिस्टेबलाइजेशन की जाती है। हमारे पास बेशुमार मुल्कों की हिस्ट्री पड़ी हुई है, वेनेजुएला में अभी क्राइसिस चल रहा है। तो एक तो ये बड़ा फैक्टर है जो डिटरमिन करता है पाकिस्तान की ओवरऑल जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है उनकी इकॉनमी को। चूँकि ये तो डिटरमिन था पाकिस्तान ने IMF के पास जाना है और IMF जाहिर है IMF के पास जब जाना था तो फिर उनकी शराइत भी मानना थी और कोई ऑप्शन नहीं था। तो एक तो ये बड़ा फैक्टर है। दूसरा बड़ा फैक्टर है नाजरीन, इस वक्त एहतिसाब हो रहा है दो बड़ी पार्टीज़ का। आपको याद होगा जरदारी साहब बार बार कहते हैं या मीशत चलेगी या एहतिसाब चलेगा, ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं चल सकती। तो है क्या, ये जो दो बड़ी पार्टीज़ थी इनका बिजनेसमैन इनका अपना था, बड़े बड़े बिजनेसमैन इनके अपने थे, इन्होंने कभी भी एहतिसाब किसी का नहीं किया। जिस तरह से जिस बेदर्दी के साथ इन्होंने जिसको चाहा जितना नवाज दिया, आज की इसी केस को आप देख लें, इस तरह के बेशुमार केसेस आते हैं। मतलब पीपल्स पार्टी की नून लीग की गवर्नमेंट ने कभी भी इकॉनमी को ट्रैक पे नहीं लाया। अब यह हुकूमत क्या कर रही है, इकॉनमी को जब ट्रैक पे लाएंगे आप, ट्रैक पे लाने के लिए आपको कुछ गैर मकबूल फैसले करने पड़ेंगे।
नून लीग क्या करती थी, बड़े बड़े कतबे लगाती थी, मकबूल फैसले करती थी, ऑरेंज ट्रेन लाइंस, मेट्रो, इनकी जरूरत नहीं थी। यही पैसा बेहतरी की तरफ, किसी और इन्वेस्टमेंट की तरफ लेके जाया जा सकता था। ऐसे प्रोजेक्ट लगाए जो सब्सिडी पे चलते हैं, यानी कि जिनका गवर्नमेंट को फायदा कोई नहीं है, लॉस है, लेकिन क्या था, उसका कतबा बड़ा बनता है, उसका इश्तिहार बड़ा बनता है, वो लोगों को नजर आता है, उसकी एक अट्रैक्शन होती है। तो बुनियादी तौर पे ये वो फैसले थे। और फिर ये जो बड़ी पार्टीज हैं, इनके एहतसाब है, इनके हमदर्द बैठे हुए मार्केट में, इनके ज़ाहिर है ये रियासती तसलसल का हिस्सा है, 30-35 साल से इस रियासत पे काबिज थे और यही इस रियासत को मैनेज करते थे प्रैक्टिकली। तो मसनूई तरीके से जो इकॉनमी का एक बूम क्रिएट किया हुआ था उन्होंने, वो अब ज़ाहिर है उसने बैठना है, उस गुब्बारे से हवा निकलनी है। तो ये कल भी हमने इस पे स्टोरी की थी असनाद मलिक साहब के साथ कि उन्होंने बताया कि किस तरह 1 खरब से ज़ायद रुपए पिछली हुकूमतों की नाअहली की वजह से, उनकी जो है वो अदम तवज्जो की सबब जो है पाकिस्तान आलमी अदालतों को सिर्फ जुर्माने के सबब अदा करेगा। अब इस बात को देख लें, अगर 6 खरब का हमारे साथ मुआहदा होता है IMF का, और उसमें से 1 खरब से ज़ायद जो है ना पाकिस्तान ने उस जुर्माने को देना है। तो ये वो मसले हैं जिनको समझने की ज़रूरत है। और बाकी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा हमारी तरफ से, यही कुछ। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।